Good morning, students. In the last lecture, we have done the revision of the current electricity. It means we have completed the revision of current electricity and electrostatic chapter. So we have completed the 2 units. So your third unit, in the first unit, what you have done? Electrostatic charge at rest. In the second unit, what you have done? The current electricity, that means the charge that is in the moving condition. So the next unit, that is your magnetic effect of electric current. It means we will study the another effect, that is your magnetic effect. So for the study of magnetic effect, let me take the example of a moving charge. Now magnetism, that is related to the moving charge. So in 1820, Hans Christian Ørsted was the physician or was the scientist who have given the relationship between the electrostatic and the magnetism. That means we are having a relationship between the electricity and the magnetic effect. This relationship tends to a study that is called electromagnetism. So electromagnetism is that branch of the physics which deals with the study of magnetic effect of electric current. When an electric current is passing through a conductor, so around a conductor, an effect that is generated, and that was predicted by the scientist, that is Hans Christian Ørsted. So for the introduction, in the introductory lecture, we will study the research papers and the observation of the Ørsted scientist. During the experiment, what was the criteria that adopted by the scientist, that was Hans Christian Ørsted? So ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का इंट्रोडक्टिव लेक्चर है. तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ऑर्स्टेड जो था साइंटिस्ट, उसने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, एक वायर ली, उसको उसने बैटरी से अटैच कर दिया और यहां पर उसने क्या लगा दिया, स्विच, और यहां पर उसने आपका मैग्नेटिक कंपास ली. ये आपकी मैग्नेटिक कंपास थी. तो जैसे ही इस स्विच को उसने ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में. वायर आपकी इटसेल्फ एक कंडक्टर होती है. तो जैसे इसने करंट फ्लो करना शुरू किया इस सर्किट में, तो आपकी ये नीडल इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई. मतलब नीडल यहां थी और डिफ्लेक्ट कहां हो गई, यहां आ गई. यहां नीडल थी, जैसे करंट आया ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई. इसका मतलब इट इज ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे हमने देखे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, ठीक है, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था आपका, बिना कॉन्टैक्ट के. जैसे अर्थ आपकी फोर्स लगा रही है किसी भी बॉडी पर, सो बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट मींस ग्रेविटेशन फोर्स इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. Similarly, we are having another force, that is your magnetic force. This is also the non-contact force. देखिए अब इस निडल को इस कंडक्टर के साथ कांटेक्ट तो किसी ने नहीं किया, फिर भी आपकी निडल डिफ्लेक्ट हो गई. क्यों? क्योंकि इसके अराउंड कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा. उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स, जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हुई. अब इसने क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया. सेकंड सर्किट बना देता हूं. अब इसने क्या किया, बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बैटरी. स्विच यहां लगा दिया और सेम उसी तरीके से इसने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास लगाई. जैसे ही दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट राइट नाउ. अब जैसे स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू किया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब जैसे ही आपकी बार जैसे करंट फ्लो किया, तो ये आपकी बार नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई. मतलब इसमें आपकी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, इसमें आपकी नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई.
तो ये आपका क्या है, जो अब डिफ्लेक्ट हुई है आपकी निडल, वो किसके कारण हुई है, क्योंकि इस कंडक्टर के चारों तरफ कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, और वो होगा किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। अब हम डीपली पढ़ लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है। देखिए आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि फोर्स दैट पुल और पुश विच चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, या वो चीज जो किसी भी बॉडी में वेलोसिटी बना दे, उसको क्या बोलते हैं, हम फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स एक आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने बता दिया एक्सपेरिमेंटली, अब मैथमेटिकली उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से वो फोर्स आपका जनरेट हुआ होगा। सपोज कीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां ले लेते हैं, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज तो रेस्ट पे है, बट हमें क्या पढ़ना है, मूविंग चार्ज, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा किसमें, मूविंग चार्ज में। अब इसको मूव कराना शुरू कर दो, मैंने मूव करवा दिया, और न्यूटन की जो सेकंड लॉ थी उससे फोर्स क्या था, m इंटू ए, मतलब फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन होगी किसी भी मास के ऑब्जेक्ट पर, और स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऑब्जेक्ट, बट ये स्ट्रेट लाइन में जाकर ना जाकर कुछ इस तरीके से आपका इस डायरेक्शन में मूव हो जाता है। सपोज कीजिए यहाँ इसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो यहाँ भी आपकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, ठीक है। और अब जब ये वापस घूम के इधर आएगा, यहां भी इसकी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी, और यहां भी आपकी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। अब देखिए ये था सीधा, बट इसको अब सर्कल में घुमाने के लिए हमें पता है मैकेनिक्स में एक फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स, मतलब अंदर की तरफ फोर्स लगा होगा। ये भी अंदर की तरफ है, यहाँ इस पे अंदर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स लगा होगा, जिसको क्या बोला हमने, मैग्नेटिक फोर्स। होगा क्या वो, सेंटीपिटल फोर्स। वी नो दैट द सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। तो देखिए इसको जाना तो सीधा था इस मूविंग चार्ज को, बट ये इस तरीके से सर्कल में मूव कर गया। अब सर्कल में मूव कर गया तो सर्कल में मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो फोर्स कौन सा था, आपका सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स किसके अक्रॉस लगता है, अंदर की तरफ, और इस फोर्स को उन्होंने नाम दिया, क्योंकि देखिए आपकी फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन आएगी आपकी, बट इसमें आपका ये जो आपका फोर्स है सर्कल में, आप इसको मूव करवा रहा है, तो वो आपका कोई ना कोई फोर्स तो होगा, वो होगा सेंटीपिटल फोर्स। और इसी सेंटीपिटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यहां पर इस सिचुएशन में इसको हम बोलते हैं आपका मैग्नेटिक फोर्स, जो कि आपका क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये आपका समझने के लिए आपको, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, इट इज ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए, अब यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर, तो आपका करंट ऐसे आपका सर्कल में फ्लो कर रहा होगा, तो डेफिनेटली इसके पास कोई भी चीज हम अब मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट तो होगी। क्यों, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, तो जब ये सर्कल में घूमेगा तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, मतलब यहां पर जो भी मैग्नेटिक कंपास होगी उसको अंदर की तरफ खींचेगा, वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टिव लेक्चर ऑफ द अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब these two experiments, these two observation of the Oersted experiment, that is very very important. So in your notebook, firstly write your question, that is your Oersted experiment, then draw these two diagram, and then write the observation. कि उसने क्या क्या observation, you construction you can also write. So this is your first part of the topic. Okay. देखिए अब आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक फोर्स आपका एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो आपकी मैग्नेटिक नीडल को क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो अब वो डिफ्लेक्ट, अब आपने बता तो दिया किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, बट हम अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में और डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या। देखिए मैग्नेटिक जो फोर्स है आपका,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के। कैसे? देखिए आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, इसका मैग्नीट्यूड आप 2 कूलम लेते हो या आपका 2000 कूलम लेते हो। जब आप 2 कूलम लोगे तो फोर्स किसके अकॉर्डिंग लगेगा? 2 कूलम के। और 200 कूलम, सॉरी दिस इज योर 200 कूलम। अगर आप 200 कूलम लोगे तो फोर्स किसके क्रॉस लगेगा? 200। अब कंपैरिजन करके बताइए, या 2 कूलम के थ्रू फोर्स ज्यादा लगेगा या 200 कूलम के? 200 कूलम के अक्रॉस फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? Q के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब बात आती है किसकी? वेलोसिटी की। देखिए फोर्स आपका वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना आपका फोर्स बढ़ाएंगे वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर आपके सर्कल में तो कांस्टेंट रहेगी, बट आप जैसे दूर जाओगे आपका सर्कल और बड़ा बनता जाएगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वेलोसिटी का क्या है? वेरिएशन है। एक आपके सर्कल में तो कांस्टेंट ही रहेगी वेलोसिटी। जैसे मैंने बताया था, जब हमने एक सर्कल बनाया करंट का पूरा, तो 10 मीटर पर सेकंड, हर में 10 मीटर पर सेकंड है, बट जैसे ही आप दूर जाओगे तो आपकी वेलोसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स चेंज हुआ है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। मतलब अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो मैग्नेटिक जो आपका फोर्स भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और आपका प्रोपोर्शन होगा आपका साइन थीटा के। अब ये नई टर्म आ गई साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब हम स्पेशल केस करेंगे डिफरेंट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने साइन थीटा ही क्यों लिया यहाँ पर। ठीक है, अब कंबाइन कीजिए इसको। दिस इज योर 4 नंबर। अब कंबाइन कीजिए इसको। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब सभी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। तो F किसके प्रोपोर्शनल आ गया आपका? QVB साइन ऑफ थीटा के। अब इक्वल के लिए आप कांस्टेंट K जोड़ दीजिए, तो ये कितना बन गया? QVB साइन थीटा। और K की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मैक्सिमम के केस में। तो F की वैल्यू क्या बन गई आपकी? QVB साइन ऑफ थीटा। मतलब ये जो फोर्स हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका? मैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स इज योर मैग्नेटिक फोर्स एंड इज द टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट डिपेंड अपॉन द मैग्नेट ऑफ चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल। अब हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं हम? देखिए ये आपका रिजल्ट है F इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो F जो होगा वो क्या होगा? Q, इसको V क्रॉस B लिख सकते हैं। मतलब फोर्स को अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको मैं V क्रॉस B लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है A क्रॉस B आपका किसके बराबर होता है? AB साइन थीटा के बराबर। और यहाँ पर A की जगह कितना है? B, और B की जगह यहाँ B मैग्नेटिक फील्ड है, B क्रॉस B, तो ये कितना होगा? VB साइन ऑफ थीटा। तो ये जो VB साइन थीटा था, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया? V क्रॉस B। सो दिस इज योर इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब बात आती है किसकी? SI यूनिट क्या होगी इसकी? ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो सबसे पहले हम SI यूनिट करते हैं। देखिए SI यूनिट करने के लिए फॉर्मूला तो मैंने एज इट इज लिख दिया। SI यूनिट करने के लिए सबसे पहले हम फोर्स के स्पेशल केस करेंगे। देखिए F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो F कितना हो गया? QVB साइन ऑफ 0 डिग्री। और आपको पता है साइन 0 कितना होता है आपका? 0 होता है। लिख दीजिए साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो फोर्स कितना आ गया? 0। मतलब ये आपका फर्स्ट केस आएगा। दिस इज योर केस फर्स्ट। आप केस फर्स्ट में लिखिए इसे कि जब F इक्वल टू QVB साइन थीटा, जब थीटा 0 डिग्री है देन F कितना आ गया? QVB साइन थीटा, और थीटा को 0 डिग्री कर दिया, और साइन 0 0 होता है तो फोर्स 0। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आपकी V और B एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स भी कितना होगा? 0 डिग्री होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है आपका?
केस सेकंड केस में आपका एफ किसके बराबर है, क्यू वी बी साइन थीटा, यही आपका है। अब थीटा को क्या कर दो 180 डिग्री, मतलब क्या है कि v की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, तो आपका f कितना हो गया, q v b साइन ऑफ 180 डिग्री, और 180 कितना होता है आपका, ये भी 0 होता है, तो q v b इंटू 0, क्योंकि साइन आपका 180 डिग्री कितना हो गया आपका 0, तो f की वैल्यू भी 0 आ गई, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी जब v और b की डायरेक्शन आपस में क्या होंगी, अपोजिट, एक ही लाइन पर। थीटा कितना होगा 180। अब बात आई थर्ड केस की, उसके बाद हम करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में आपका फॉर्मूला तो सेम है, क्यू वी बी साइन थीटा। थर्ड केस में थीटा को 90 डिग्री ले लेंगे, मतलब ये f की डायरेक्शन है तो ये b की डायरेक्शन है, या ये b की डायरेक्शन है तो f की डायरेक्शन है, दोनों आपके 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री एंगल, ये एंगल कितना हुआ 90। सपोज हमें f की डायरेक्शन है, ये b की डायरेक्शन, तो अब इसमें f कितना हो गया, क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, तो f की वैल्यू आपकी क्यू वी बी साइन 90 कितना हो गया आपका 1, तो ये कितनी वैल्यू 1, यहां लिख दीजिए, साइन 90 कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो f की वैल्यू कितनी होगी QVB, और ये वैल्यू क्या होती है आपकी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आई इसकी, मैक्सिमम वैल्यू आई आपकी जब एंगल कितना था आपका 90 डिग्री था। व्हेन यू आर हैविंग 90 डिग्री इट मींस फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड V and magnetic field, this is the direction of V and B। देखिए V और B की डायरेक्शन है, ना कि फोर्स, क्योंकि फोर्स की तो हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो जब आपकी V और B की डायरेक्शन आप में आपस में 90 डिग्री होगी, तब आपका जो मैक्सिमम फोर्स है वो किसके बराबर होगा, QVB मैक्सिमम। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मैक्सिमम फोर्स। अब हम फोर्स की SI यूनिट करेंगे। फोर्स की SI यूनिट होती है टेस्ला, इसकी मैग्नेटिक फोर्स की या मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड F क्या है आपका मैक्सिमम QVB, तो आपकी B की वैल्यू कितनी होगी आपकी F डिवाइड बाय Q इंटू V। अब F न्यूटन में होता है, ये किस में होता है कूलम, और ये मीटर पर सेकेंड, ये B, तो आप ये 1 टेस्ला हो गया, और ये कितना होगा 1 न्यूटन, ये 1 कूलम, और ये 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप बना सकते हैं डेफिनेशन, अगर आपकी 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, फोर्स उस पर 1 न्यूटन लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 1 टेस्ला। अगेन आई एम सेइंग दैट इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम दैट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए magnetic force of 1 Newton, then magnetic field is 1 Tesla. So this is the definition of a magnetic field SI unit. The SI unit of magnetic field is Tesla. And listen, magnetic field is represented by B and it is a vector quantity. It is a vector quantity. So magnetic field is a vector quantity. So this is about the magnetic field. So what is CGS? ये तो आपकी SI यूनिट हुई। अब सीजीएस जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं गोज, और 1 गोज इक्वल टू होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। ये कई बार आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीजीएस एंड SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो गोज GAUSS, गोज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टेस्ला इज द SI unit of magnetic field. So this is the relationship between your CGS and SI unit of the magnetic field. And you know that magnetic field is a vector quantity. क्योंकि magnetic field पे जो फोर्स आया था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, F इक्वल टू में Q V क्रॉस B। तो आपका यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी आपकी, जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने फोर्स 0, 180, 90 और 180 पे भी किया था, तो उसमें डायरेक्शन हमें V और B की देखनी है, क्योंकि एंगल किसके बीच में V और B के, जो F है वो कितना है QVB sin थीटा। So you will
सी द डायरेक्शन बिटवीन वी एंड बी, वी और बी की आपको डायरेक्शन देखनी है. So this is about the magnetic field, introductive lecture of the magnetic field. So tomorrow we will do the next topic that depend upon the magnetic field. So in this lecture, all these are concepts about the magnetic field. So firstly understand the concept and then write all the concepts, all the definition in your notebook. Okay, thank you.